देखो पार्ट्स क्या है प्रोटोकॉल के। प्रोटोकॉल में आपका सबसे पहले क्या था बच्चे, टाइटल पेज हो गया, देन सिग्नेचर, कंटेंट पेज, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, बैकग्राउंड, ये सब देखे है ना आपने अभी जो मैंने आपको बताया, स्टडी डिज़ाइन मेथड, तो ये आपके इसमें प्रेजेंट है। तो अब इसको देखते हैं वन बाय वन। टाइटल पेज में क्या है, टाइटल पेज इंट्रोड्यूस करेगा डॉक्यूमेंट को, इट्स टाइटल, प्रिसाइज नंबर, स्पॉन्सर एंड ऑथर टू द रीडर। जैसे आप कोई भी प्रोटोकॉल कर रहे हो, क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो, तो किस चीज़ पे वो क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो, या आपका जो फॉर्मुलेशन है वो क्या है। जैसे आपने टैबलेट्स पे किया तो आप यहाँ पे टाइटल लिख सकते हो कि क्लिनिकल प्रोटोकॉल ऑन पैरासीटामोल टैबलेट्स। तो इस तरीके से वो टाइटल पेज, तो उससे क्या होगा, इजीली पता चल जाएगा आपकी कि आपकी फॉर्मुलेशन क्या है और कैसे आपको करना है। देन प्रोटोकॉल आइडेंटिफाइंग नंबर एंड डेट, ठीक है, उस पर नंबर भी होगा उसका और डेट भी होगी, किस डेट को वो किया है। एनी अमेंडमेंट शुड ऑल्सो बियर द अमेंडमेंट नंबर एंड डेट। और अगर आप अमेंडमेंट कर रहे हो उस पर कुछ रूल्स या फिर कुछ गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो, तो वो भी आप उस पर वहाँ पे उसका नंबर और विद डेट उसको वहाँ पे लिखोगे। प्रोटोकॉल नंबर मस्ट क्लियरली इंडिकेट द वर्जन नंबर, वेदर इट इज़ फाइनल और ड्राफ्ट और डेट ऑफ द वर्जन, ठीक है। प्रोटोकॉल नंबर पे उसका क्या होगा, नंबर भी होगा, प्रोटोकॉल पे उसका नंबर भी होगा, जिससे कि उस पर वर्जन भी होगी, कौन सा वर्जन है। ऐसा तो नहीं आपने इन पास्ट कोई प्रोटोकॉल बनाई हो, अब आपने रिवाइज किया है, तो वो प्रोटोकॉल 1 हो जाएगी जो आपने प्रीवियसली यूज़ की है, और जो अब आप कर रहे हो वो प्रोटोकॉल नंबर 2 हो जाएगा, वर्जन नंबर। तो वही कह रहा है, तो टाइटल पेज में आप ये लिखोगे। देन आपका टाइटल पेज क्या इंक्लूड करेगा, फुल टाइटल शुड इंक्लूड समरी, स्टडी डिज़ाइन, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, नेचर ऑफ ट्रीटमेंट्स, ठीक है, ट्रीटमेंट किस तरीके का ट्रीटमेंट आपको करना है, प्रोफाइलेक्सिस है या फिर डायग्नोसिस है, ठीक है, कंपैरेटर, प्लेसिबो, इंडिकेशन, पेशेंट पॉपुलेशन सेटिंग, ठीक है। तो इसमें आपके जो है क्या आता है, जो भी आपका टाइटल पेज है उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जिसमें कि आपका जो है प्लेसिबो से कंपैरेटर, प्लेसिबो होता है जो विदाउट एपीआई जो आप फॉर्मुलेशन लेते हो, तो वो आता है, वो उसको बोलते हैं प्लेसिबो, ऑलराइट। तो इसमें आपका फुल टाइटल में जो होगा इंक्लूड होगी आपकी समरी, ठीक है, समरी इंक्लूड होगी स्टडी डिज़ाइन की, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स की और ट्रीटमेंट की, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ स्पॉन्सर, स्पॉन्सर का जो है नेम और एड्रेस, ठीक है, नेम और एड्रेस भी होगा वहाँ पे स्पॉन्सर का, कि क्या उसका नाम है और क्या उसका जो है एड्रेस है। स्पॉन्सर मीन्स एंड लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अग्रीड एलोकेशंस, ठीक है। तो स्पॉन्सर का नेम और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की लिस्ट, कि ठीक है, कि पर्टिकुलर बंदे को कौन सा वर्क जो है अलॉट किया गया, तो ये सब आएगा वहाँ पे। जैसे आप कंटेंट देखते हो ना, किसी बुक का कंटेंट देखते हो, तो उसमें टॉपिक्स दिए होते हैं, देन सब टॉपिक्स दिए हुए होते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे टाइटल पेज में भी वही होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑथराइज टू साइन द प्रोटोकॉल एंड प्रोटोकॉल अमेंडमेंट टू द sponsor, generally chief investigator for multi-centric trial और principal investigator for single trial। तो इसमें क्या है आपका, अगेन फिर वही है कि जो पर्सन प्रोटोकॉल को ऑथराइज कर रहा है उसको, उसका क्या होगा, नेम एंड एड्रेस होगा। तो ये आपका दिस इज ऑल अबाउट टाइटल पेज। तो टाइटल पेज में आपका बेसिकली क्या होगा, फुल टाइटल जो कि इंक्लूड करेगा समरी, स्टडी डिज़ाइन एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट, नेचर एंड ट्रीटमेंट, तो ये आपका टाइटल पेज है ना। सेकंड, इसमें आपका नेम, टाइटल, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये सब आपका इसमें आ जाएगा। नेम, टाइटल ऑफ इन्वेस्टिगेटर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द ट्रायल, जो ट्रायल कर रहा है उसका, और अगेन कोई क्वालिफाइड फिजिशियन अगर है जो कि जिसकी देख रेख में आपका ट्रायल हो रहा है, उसका भी नेम आ जाएगा, और आपकी लेबोरेटरी का, ठीक है। तो ये इसमें टाइटल पेज में आपका इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ इसमें देन आपका सिग्नेचर पेज है। सिग्नेचर पेज में जो भी आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं ट्रायल्स में, जो कि आपके कॉन्टैक्ट, उनकी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स, पार्टिसिपेटिंग साइड, स्पॉन्सर और मेडिकल एडवाइज़र। तो इसमें क्या रहेगा, जो भी आपकी एक्सपर्टाइज है ना, जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उस क्लिनिकल ट्रायल्स को जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसको जो एग्जामिन कर रहे हैं, वो उसके सिग्नेचर वहाँ पे आएंगे। देन कंटेंट पेज आपका है, कंटेंट पेज में अगेन वही होगा जो नेविगेट करेगा कि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को, उसमें जैसे आपके इंडेक्स वाले पेज होते हैं, तो वही कंटेंट पेज है। तो दिस विल हेल्प नेविगेशन थ्रू द डॉक्यूमेंट बाय लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल दैट विल बी नीडेड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ट्रायल। तो पर्टिकुलर
लिखा हुआ है ना, दिस हेल्प नेविगेशन थ्रू द डॉक्यूमेंट बाय लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल दैट विल बी नीडेड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ट्रैक। तो इसमें क्या हो गया, जो आप जिस पर्सन पे, जिस ह्यूमन कैंडिडेट पे आप अपना डिस्कवरी कर रहे हो, जिस पे अपना क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो, तो उसका इंफॉर्मेशन जो है आपका कंटेंट पेज पे इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी आपका नेविगेट हो। ठीक है, तो ये आपका कंटेंट पेज है। नाउ लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन भी उसमें आप यूज़ करोगे कि आपने छोटा कोई एक बड़ा टर्म है उसको एब्रीविएटिव फॉर्म में दे दिया, फिर उसका फुल फॉर्म आपने डिफाइन कर दिया। ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट, जो आप क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो उसका इंट्रोडक्शन और उसका एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वो 1 या 2 पेज से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे आप कुछ भी कोई पर्टिकुलर, जैसे मैं आप लोगों के नोट्स बनाता हूँ तो उसमें इंट्रोडक्शन वगैरह होता है ना, तो यूजली यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन ज़्यादा ही होगा। तो अगर आप क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो तो उसमें 2 पेज से या 2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड गिव द रीडर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द रैशनल ऑफ द ट्रायल। तो उसमें क्या है, इंट्रोडक्शन से हमें पता क्या चलता है कि हम जो क्लिनिकल ट्रायल हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उसका मोटिव क्या है, क्या उसका पर्पस है, किस लिए हम उसे कर रहे हैं। तो ये सब हमारा प्रोटोकॉल में सेट हो जाएगा इन एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन पार्ट। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मेथड हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, फिर उसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो होगा आपका क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए। ठीक है, एज हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, मतलब कि आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। ईच ऑब्जेक्टिव शुड हैव कोरस्पॉन्डिंग डिस्कशन इन द स्टैटिस्टिकल सेक्शन। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जिस तरीके से भी आप उसे परफॉर्म कर रहे हो, इट शुड बी स्टैटिस्टिकल। ठीक है, वो मतलब एक जो आपका ग्राफिकल डेटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक आउटपुट डेटा आपके पास होना चाहिए उस चीज़ के लिए कि आपको किस तरीके से अपना क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करना है, क्या उसका आउटकम होगा, क्या मेथडोलॉजी आप उसमें लगाओगे। ठीक है, नाउ बैकग्राउंड एंड रैशनल। बैकग्राउंड और रैशनल, क्या बैकग्राउंड है। ऑल प्रोटोकॉल्स रिक्वायर a section detailing the scientific rationale for a protocol and a justification in medical and scientific literature for the hypothesis being processed। तो वही है कि जब भी आप कुछ नया करते हो तो उसको जस्टिफिकेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जस्टिफिकेशन के लिए आपके पास कुछ ऐसा डेटा होना चाहिए जो कि उसको प्रूव कर सके कि हाँ, जो आप करने जा रहे हो वो एक लीगलाइज्ड वे में आप कर रहे हो उसको। ठीक है, तो वही है साइंटिफिक रैशनल उसका होना चाहिए प्रोटोकॉल का। ठीक है, और वो जस्टिफाइड भी होना चाहिए। इंट्रोडक्टरी सेक्शन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल फ्लो। जो आपका इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है, बिकॉज इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है वो किसी भी चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इंट्रोडक्शन ही सही नहीं होगा तो फिर आगे का तो मतलब ही नहीं होता। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन शुड बी इम्प्रेसिव होना चाहिए और बहुत लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, यही बोल रहा है। नाउ डबल चेक ऑल साइटेशंस। जो आपकी साइटेशंस होंगी, जो भी आपने जहाँ से भी इंफॉर्मेशन गैदर किया है उसको आपको डबल चेक करना है, ताकि आपका जो भी डेटा है वो सही रहे। ठीक है, रिलायबल रहे। कॉमन मिस्टेक्स आपको देखनी है, नेम मिस स्पेलिंग्स इंक्लूडिंग रॉन्ग इनिशियल्स। ठीक है, तो ये आपको जो है ये चेकिंग है जो आपको चेक करना है। ठीक है, नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें क्या है, जो भी कैंडिडेट आप लोगे, दैट इज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आर द कंडीशन दैट मस्ट बी मेट इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन अ क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल में कौन सा कैंडिडेट आपको लेना है, कौन सा आपको नहीं लेना, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी क्लिनिकल ट्रायल को करने के लिए। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट criteria to determine appropriateness for clinical trial participate। आप क्लिनिकल ट्रायल पार्टिसिपेशन में कौन से ह्यूमंस इंटरवेंशन होगा, कौन से ह्यूमन जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू देयर एज, सेक्स, द टाइप एंड स्टेज ऑफ अ डिजीज, ट्रीटमेंट हिस्ट्री एंड अदर मेडिकल कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आप ब्लड सैंपल भी देते हो तो आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि आपने पहले कभी ब्लड तो नहीं दिया। तो सेम उसी कंडीशन में क्या है कि आपने क्लिनिकल ट्रायल, जो आपका वॉलेंटियर्स आए क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, उसमें आप उसका एज देखोगे, उसका जेंडर, देन टाइप्स। ठीक है, क्या टाइप है वो, एंड द स्टेजेस ऑफ डिजीजेस की कोई डिजीज़ तो नहीं है उसको, या फिर अगर वो अंडर ट्रीटमेंट है तो क्या किस कंडीशन पे वो पहुंचा है, ट्रीटमेंट हिस्ट्री क्या है उसकी,
एंड अदर मेडिकल कंडीशंस। तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। ऑलराइट, नाउ राइटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पेशेंट्स के लिए किस तरीके से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोगे। तो दिस इज एज फार लार्जेस्ट बैरियर टू क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, देयर इज नो गाइडलाइन फॉर राइटिंग दीज क्राइटेरिया। पुअरली रिटन और पुअरली कंसीव्ड क्राइटेरिया में अफेक्ट द साइंटिफिक वैलिडिटी ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। Reason for imposing eligibility criteria include scientific, rational, safety concern, regulatory issues and practical consideration। तो देखो ये बोल रहे हैं कि अगर आप को क्या करना है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करना है उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है कि कौन से ह्यूमंस जो हैं आपको लेने हैं, कंसिडर करने हैं। तो एज सच उसकी कोई गाइडलाइंस है नहीं। ठीक है, उसकी कोई गाइडलाइंस एज सच नहीं है, लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा इफेक्टिव वे में देना है कि अगर आप कुछ भी ह्यूमंस ले रहे हो तो उसका एक रीज़न देना है। रीज़न फॉर व्हाट? फॉर इम्पोजिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें कि आपका साइंटिफिक रैशनल हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ हेल्दी वॉलंटियर्स लिए, कुछ आपने कम हेल्दी वॉलंटियर्स लिए और कुछ आपने डिजीज़ वाले लिए, तो आप सभी पे वर्क करके देखोगे उसको। ठीक है, तो ये एक तरीके से रिलायबल डेटा जो है होना चाहिए यहाँ पे। नाउ अब इसमें क्या है, द पॉइंट्स टू बी कंसिडर टू राइट अ गुड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। द नंबर ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड बी केप्ट अ मिनिमम। तो ऑब्वियसली बात है, देखो जितना ज़्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उतना जो आपका रेस्ट्रिक्शन होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जितना कम होगा उतना ज़्यादा है। ठीक है, जैसे अभी तुम कोई एग्जामिनेशन फॉर्म कर रहे हो तो उसमें किसी ने दे दिया कि इट इज़ फॉर SC और ST, या इट इज़ फॉर दोज हु आर बिलो 18। तो उसमें क्या हो गया कि 18 से ऊपर वाला उसको फिल ही नहीं कर सकता। ठीक है, या फिर OBC या जनरल वाले उसको फिल ही नहीं कर सकते। तो एक तरीके से क्या हो गया, डिसएडवांटेजनेस हो गया फॉर दोज हु आर विलिंग टू गिव द एग्जाम बट दे आर नॉट सुटेबल अकॉर्डिंग टू दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द फॉर्म। तो इसी तरीके से ये है कि जितना आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम रखोगे उतना ज़्यादा जो एक्सेप्टेंस है वो ज़्यादा होगी। क्राइटेरिया शुड इंक्लूड ओनली दोज एब्सोल्यूट नेसेसरी टू इंश्योर साइंटिफिक वैलिडिटी एंड पेशेंट सेफ्टी। तो इसमें क्या होना चाहिए, आपका साइंटिफिक वैलिडिटी होनी चाहिए और पेशेंट की सेफ्टी जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड वेरीफाइबल बाय एन एक्सटर्नल ऑडिटर। जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा अच्छे से डिफाइंड भी होना चाहिए और वेरीफाई भी किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, नाउ eligibility criteria should be straightforward and unambiguous. Which are of these criteria is better understood? जैसे कि pregnant and nursing women are not eligible. All women of childbearing age are required to have a negative serum pregnancy test. ठीक है, नर्सिंग वीमेन आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्टडीज। तो इसमें ये कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि चलो ये इसको आप मान भी सकते हो, ये लॉजिकेबल है ना, कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उस पर क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं कर सकते। ठीक है, या नर्सिंग वीमेन है जो फीड कर रही है अपने बेबी को, लैक्टेशनल मदर जिसको बोल रहे हैं, या फिर बच्चे की केयर टेकर मदर जो है, तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सब इसमें आपका आता है। ठीक है, या फिर कोई पर्सन ऐसा है जिसको कुछ डिजीज़ है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स या फिर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, तो उस पर भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसको सिवियर सिंड्रोम है या फिर डिजीज़ है। ठीक है, नाउ फेलियर टू राइट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपरली leads to failure to mimic clinical practice, increase study complexity, increase cost, less number of patient getting recruited। ठीक है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है कम कर रही है या फिर उसको होने से रोक रही है। तो वो क्या है, आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस और जो आपकी स्टडी जो इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है और कॉस्ट भी बढ़ जाएगी आपकी, और लेस पेशेंट गेटिंग रिक्रूटिंग। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो पेशेंट है वो भी कम आएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखना है क्लिनिकल प्रोटोकॉल को डिज़ाइन करते वक्त। ठीक है, नाउ स्टडी डिज़ाइन, स्टडी को आपको कैसे डिज़ाइन करना है। द स्टडी डिज़ाइन सेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल शुड कंटेन अ स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय द स्टडी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन होगा प्रोटोकॉल का, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, टाइटल पेज, कंटेंट, ये सब। तो स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन यहाँ पे होगा। नाउ गुड स्टडी डिज़ाइन सेक्शन इंक्लूड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन फॉर पार्टिसिपेटिंग साइट्स। ठीक है,
तो जितने भी हमारी पार्टिसिपेटिंग साइट्स है तो उसमें क्या होगा, उसके लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होगा, वो पर्टिकुलर दैट उस सेक्शन पे क्लिक करके उसको जो है फर्दर वो पेज जो है मिल जाएगा उसको, जिस पे उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो ये जो है गुड स्टडी डिज़ाइन का मेथड। नाउ पार्ट्स क्या है स्टडी डिज़ाइन सेक्शन के, ये है आपका इनिशियल इवेलुएशन, स्क्रीनिंग टेस्ट, रिक्वायर्ड लैब टेस्ट, डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट्स और प्रोसीजर, डिवाइस स्पेसिफिकेशन, डोज शेड्यूलिंग एंड मॉडिफिकेशन एंड आपके कैलेंडर्स। तो इसमें क्या होगा, स्टडी डिज़ाइन को करने के लिए जो आपके पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्टडी डिज़ाइन क्या क्या है कि इनिशियल इवैल्यूएशन की, जो आप इनिशियली इवैल्यूएट करोगे अपने डेटा को, वो स्क्रीनिंग टेस्ट, जो आपके टेस्ट होंगे उसकी स्क्रीनिंग, ठीक है। रिक्वायर्ड लैब टेस्ट, जो भी लैब टेस्ट आपको चाहिए फॉर दैट ह्यूमन कैंडिडेट, जैसे आपने ब्लड टेस्ट कराना है, या फिर आपने हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना है, या फिर किडनी टेस्ट कराना है, KFT LFT ये सब कराना है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड लैब टेस्ट वो है। डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट और प्रोसीजर, क्या ट्रीटमेंट आपको देना है और कैसे प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, वो सब चीज़ें इसमें आएंगी। डिवाइस स्पेसिफिकेशन, जिस डिवाइस को यूज़ करके आप ह्यूमंस के ऊपर स्टडी कर रहे हो उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, ठीक है, वो सब आ जाएगा। डोज को किस तरीके से आपको शेड्यूल करना है, किस तरीके से आपको उसको मॉडिफाई करना है। डोज शेड्यूलिंग मतलब कि जैसे आपने पहले 1 mg दिया, देन 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, इस तरीके से आपने डोज जो है दे रहे हो सक्सेसिव, और उस पर उसका डेटा भी देख रहे हो कि किस डोज पे जो है पूरा जो आपका ड्रग है वो अच्छे से वर्क कर रहा है बॉडी में, ठीक है। और उसका मॉडिफिकेशन करोगे एज पर द वर्किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डोज। और कैलेंडर्स में आप उसको मार्क भी करोगे कि इतने टाइम में जो है इतना हमारा प्रोसीजर हो चुका था और ये उसके आउटकम्स थे। ऑलराइट, नाउ सेफ्टी जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेफ्टी में क्या है, एडवर्स इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट्स आर द टर्म्स कॉमनली एसोसिएटेड विद ड्रग्स। They are used by nurses and doctors to refer to undesirable effect of a medication in a patient. तो सेफ्टी क्या है आपका, सेफ्टी बोल दो या फिर उसको एडवर्स इवेंट। सेक्शन शुड इंक्लूड, उसमें क्या आएगा, जैसे कि वार्निंग्स वगैरह लिखी भी होती है ना कुछ फॉर्मुलेशंस पे, ठीक है, लिखा होता है कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रंस, तो वही क्या है सेफ्टी हो गया, या फिर उसका एडवर्स उसमें इफेक्ट भी दिया होता है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फॉर रिपोर्टिंग एडवर्स इवेंट इंक्लूडिंग रिपोर्टिंग टू द FDA और द स्पॉन्सर एंड ब्लाइंडिंग दी प्रोसेस, ठीक है, अगर प्रोसेस है, अगर एप्लीकेबल है वो। लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड एडवर्स इवेंट, तो सेफ्टी में क्या होगा, देखो कोई भी चीज़ तब सेफ मानी जाएगी तब हमें उसके एडवर्स इफेक्ट पता हो। अगर हमें उसके एडवर्स इफेक्ट पता है तो वी कैन वर्क अपॉन दैट प्रीवियसली, तो हम उस पर पहले से ही वर्क कर सकते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट अगर हमें पता है तो हम सेफ्टी पे वर्क ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। नाउ स्टैटिस्टिकल सेक्शन में क्या है, स्टडी ऑब्जेक्टिव एंड स्टडी डिजाइन एलिमेंट्स इन द स्टैटिस्टिकल सेक्शन शुड बी डिस्क्राइब्ड इन द ऑब्जेक्टिव सेक्शन। Now, the description and definition of toxicities in the statistical section match those in the safety and AE section। जो आपका सेफ्टी वाला सेक्शन है उसमें ये डिफाइन होगा क्या, स्टैटिस्टिकल सेक्शन, वही इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा जो भी आपका आउटकम है। ऑलराइट, नाउ ह्यूमन सब्जेक्ट्स प्रोटेक्शन। अब ह्यूमन जो आपके इंटरवीन हुए हैं फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है आपको। So this section include discussion of subject selection and exclusion, proposed method of patient recruitment, minority representation, the recruitment, that is exclusion of special subject including vulnerable subject, list of potential risk benefit including justification for risk। तो वही है कि आप ह्यूमन सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट कैसे करोगे, उसको प्रोटेक्ट करोगे आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करोगे, जो नहीं है तो उसको एक्सक्लूड कर दोगे। नाउ पेशेंट को रिक्रूट करने के लिए आप प्रपोज मेथड डेवलप करोगे, ठीक है। देन स्पेशल सब्जेक्ट जो आपके आप देखोगे फिर उसमें कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप जो वनरेबल सब्जेक्ट है, वनरेबल मतलब कि जो स्टडीज़ के लिए जो है इफ़ेक्टिव नहीं है, ठीक है, इंक्लूडिंग वनरेबल सब्जेक्ट। वनरेबल का मतलब होता है जो कि उस क्लिनिकल ट्रायल से क्या हो सकते हैं, मतलब वो क्लिनिकल ट्रायल उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, तो वो वनरेबल सब्जेक्ट। लिस्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट्स भी उसमें आ जाएगा, ठीक है।
नाउ इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है कि आपने पर्टिकुलर ह्यूमन को बता दिया, पर्टिकुलर पर्सन्स को बता दिया है कि आपके ऊपर ये पर्टिकुलर क्लिनिकल ट्रायल होगा, इस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए वर्क चल रहा है और इस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन से आपके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल होगा, तो उसमें आपकी सहमति होना ज़रूरी है। तो वो वॉलेंटरली पार्टिसिपेट करेगा उसमें, तो उसको बोलते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ऑलराइट, डिस्क्लोजर ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू प्रोस्पेक्टिव रिसर्च सब्जेक्ट, है ना, जो आप रिसर्च करने जा रहे हो उससे रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना, उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स की, भाई इससे पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन से ये साइड इफेक्ट हो सकता है, ताकि पता चला कि बाद में बंदे को ये ना लगे कि हाँ भाई उसने तो बताया था, ठीक है। अगर नहीं बताओगे तो फिर जो है वो लीगल एक्शन भी उस पर हो सकता है, एफआईआर भी दर्ज करा सकता है उस पर, जो ह्यूमन सब्जेक्ट है। वॉलेंट्री एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, प्रोटोकॉल इन्फॉर्म्स consent must be thorough and complete, be written in simple nano technical language, be carefully worded to avoid complexity। तो जो आपका कंसेंट होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जो ह्यूमन है उसको समझ में आ जाए, उसके इफेक्ट्स भी और उसके साइड इफेक्ट्स भी, ठीक है। नाउ इसमें प्रोटोकॉल्स इन्फॉर्म कंसेंट must provide a statement that the study involved research purpose of the research and the length of the study, description of risk and benefits, alternative therapies, confidentiality policies, compensation for injury, contact for further question information, statement of voluntary participation। तो इसमें क्या आ गया है, इसमें सब इंक्लूड है। जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, प्रोटोकॉल्स में जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है उसमें क्या आ गया है, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है उस पेशेंट को, अबाउट द रिस्क एंड बेनिफिट्स, ठीक है, अबाउट द थेरेपीज, अबाउट कॉन्फिडेंशियल पॉलिसीज, कंपेंसेशन फॉर इंजरी, अगर कुछ उसे होता है तो उसके लिए क्या कंपेंसेशन मिलेगा, देन कॉन्टैक्ट, अगर कुछ क्वेश्चन या फिर कुछ क्वेरी है तो वो भी वो आस्क कर सकता है, ठीक है, पूछ सकता है। नाउ टूल्स फॉर बेटर राइटिंग, प्रूफ रीडिंग जिसे बोलते हैं। प्रूफ रीडिंग में क्या होगा, वर्किंग टू लॉन्ग ऑन अ प्रोटोकॉल में हैबिटुएट आइज एंड ब्रेन टू मिस्टेक सिंपली बिकॉज दे हैव बीन देयर और लॉन्ग, स्पेल चेकर एक्सेट्रा। तो इसमें ये क्या है, प्रूफ रीडिंग में आपका क्या है कि आपने प्रोटोकॉल सही लिखा है या नहीं है, तो उसके लिए ये आपके कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं जो कि आपकी स्पेलिंग चेकर्स, स्पेलिंग को चेक कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लिखते लिखते पता नहीं लग पाता कि आपने क्या सही लिखा है क्या गलत। तो उसके लिए आप स्पेल चेकर्स वगैरह डाउनलोड करके उसको देख सकते हो, तो प्रोटोकॉल्स को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल, ठीक है। आई होप अंडर आपको सभी को समझ आया होगा ये।